बस आज की क्लास में बचे हुए छोटे मोटे एडजस्टमेंट निपटाते हैं। फुल फ्लेश क्वेश्चन दोबारा करके देखते हैं। एंड देयर इज अ पिक्यूलियर एडजस्टमेंट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे जो प्रीमियम होता है प्रेफरेंस या डिबेंचर पे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को कैसे हैंडल करना है वो सिचुएशन है। और बचे कुछ एडजस्टमेंट्स जो होते हैं दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एक्सट्रीमली इन सीयूटी। आइए देखिए, आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। पेज नंबर कौन सा वाला निकाल लेंगे? आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ऑनलाइन। देखिए जरा, क्या विजिबल है? Yes, sir. ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स हम कर चुके थे, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड हम कर चुके थे। अब आपके पास है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स। इसको देखते हैं फटाफट से। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स क्या लिखा है देखिए आपके पास, ध्यान से देखिएगा। डाउटफुल डेट तो करा नहीं ना हमने? हाँ, डाउटफुल डेट वाला करते हैं पहले तो। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि हम क्या करेंगे देखते ही समझ जाएंगे, मतलब उसके लिए मुझे बोर्ड की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपके पास नोट्स में 1 लाख से 2 लाख क्या हो चुका है, क्रेडिटर्स की वैल्यू हो चुकी है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 से 20,000 हो चुके हैं। आई एम ऑन पेज नंबर कौन सा, 10। और रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास है, रिजर्व सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस पहले 50,000 था, 1 लाख हो गया। आपको बोले कि कैसे इन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा, दैट इज द टास्क एंड विच यू हैव टू डू। आइए चलें। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है या ऑल द डेटर्स आर नॉट गुड, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डेटर गुड नहीं है, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा चलेगा भी आगे तक। और अगली इन्फॉर्मेशन है क्या, इफ ऑल द डेटर्स आर गुड। आपको मालूम है, ये हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था। अगर ऑल द डेटर्स गुड हो जाते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाता है हमारे लिए, एक नॉर्मल गेम की तरह बन जाता है। वैसा करके चलते हैं। तो आइए देखें। केस वन, if no other information given about debtor, it means all the debtors are not good, hence provision for doubtful debt will be considered as an ordinary current liability। क्या मानना है उसे? ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी। यानी कि डेटर में जो इंक्रीज है वो क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस कर देंगे। और प्रोविजन यानी कि डाउटफुल डेट में जो इंक्रीज है उसे क्या मानेंगे, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज। फाइन, जैसे नॉर्मल कर, मतलब डेटर ऑर्डिनरी करंट एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी, बिंदास खत्म कर देना है। देखिए सोल्यूशन में क्या होगा। 50,000 कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह जाएगा। और इसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स में जाएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में क्या जाएगा, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स। और पता कौन सी वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू जाएगी। कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये 180 और 90 उठा लेते हैं। क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू ले जानी। ग्रॉस वैल्यू कौन सी है, 1 लाख और 2 लाख। आपको 90 और 180 नहीं लेके चलना। 90 180 लेके चलेंगे आंसर गलत हो जाएगा। यू हैव टू पिक अप ग्रॉस वैल्यू। अगर आप ग्रॉस वैल्यू लेके चल रहे हैं तभी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हाथ लगा पाएंगे। अगर आपने नेट वैल्यू ले ली, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने डेट में माइनस कर दिया। समहाउ योर आंसर में मैच, लेकिन टेक्निकली वो गलत हो जाएगा। दिस इज केस वन, कोई पंगा नहीं था। अगर सारे के सारे डेटर गुड हो गए, अगर सारे के सारे डेटर गुड हो गए, टेल मी, इज इट इज इट अ नॉर्मल सिचुएशन? इट इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। क्या है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। क्या होता है ऐसा बिजनेस में कि सारे डेटर गुड हो गए? नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं है बिजनेस। देखिए भाई, पहले तो बात समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी कंपनीज बना रही हैं? बड़ी लिस्टेड कंपनी, बताया था कौन कौन सी बनाती हैं। फिर इतनी बड़ी कंपनी में होते हैं बहुत सारे छोटे मोटे, जितने भी डेटर हो सकता है कितना मिला पैसे। देयर आर मेनी क्लाइंट्स इन योर कंपनी जिन्होंने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाए और फिर पेमेंट नहीं करी। देयर आर मेनी कंपनीज हु हैव टेकन सर्विसेज फ्रॉम यू, नहीं पेमेंट करी। बहुत होता है। क्या चीज? हाँ ठीक है, वो कहेंगे लो भाई कर लो, हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, जो करना कर लो। इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या कर लोगे तुम उनका? एक फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं एक व्यक्ति से मिला जो मेरे सीनियर थे, एंड ही इज अ वाइस चांसलर इन यूनिवर्सिटी। एज अ काइंड जेस्चर मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा भाई साहब कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है, बातचीत वगैरह करी। बोले यार मैंने घर बनवाया। मैंने कहा बढ़िया बात, ऐसी कोई बात निकली? बोले मैंने घर बनवाया कोरोना में, और मैंने उससे करीब करीब 29 लाख रुपीज एडवांस दे दिया। द्वारका में घर दिया था उन्होंने, और उसके रेनोवेशन के लिए 29 लाख दे दिया। कह रहा तब हो गया कोरोना। कोरोना के बाद आदमी कहता कहता सर मेरा तो सब कुछ उठ गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है। मैंने फिर कह रहा फिर मैं क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता था। 29 लाख रुपया गया। मैंने कहा भाई साहब आप तो वीसी हो, आप अफोर्ड कर सकते हो 29 लाख रुपया जाना। हम जैसे के साथ होता तो क्या होता? तो आप समझ पा रहे हैं? हाँ, आप समझिए ना कि वो कॉन्ट्रैक्टर पैसा, भले ही उसका कुछ कुछ ना हुआ हो,
तो उसके बहाना मिल गया, मेरे पे चला गया पैसा, मैं क्या करूँ? क्या कर लोगे तुम उसके खिलाफ? बैठे लेके उसके डंडों से पिटाई करवाओगे तो भी पैसा नहीं आने का। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अगर कैटरिंग में सारे डेटर गुड हो गए, hence for the current year provision for doubtful debt will offer no use and it will be considered as an extraordinary operating activity। तो क्या करेंगे भाई, देखो जरा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 50,000 एज इट इज जाएगा, उसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं? प्रोविजन बढ़ने का मतलब आपने ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट से निकाल कर प्रोविजन बना लिया ना, मतलब आपने प्रॉफिट को माइनस किया। अब इसे क्या करेंगे, एड बैक करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह आप क्या करेंगे, डेटर को यूज करेंगे, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेटर तो नॉर्मल चलेगा। और फिर नीचे जाके कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। ठीक। क्या बोले हो, दोबारा बोलो। कौन सा वाला पूरा बेटा, बोलो। क्या चीज? पहले मेरी बात समझ। तुमने इस साल के प्रॉफिट से कितना पैसा निकाला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम पे बताओ तुम। पिछला और अगले वाले को छोड़ दो तुम। हाँ, 10 निकला ना? तो करंट ईयर के प्रॉफिट में कैश का आउटफ्लो या मतलब नॉन ऑपरेटिंग के थ्रू कितना आइटम बना, 10,000 का बना। आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर गया नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसे आप एडजस्ट करते हैं करंट लायबिलिटी बोलकर। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गई, इसलिए करंट लायबिलिटी बोल के एडजस्ट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के एडजस्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के आप क्या करेंगे, देखो हो तो गया है जो भी होना था इसका, अकाउंटिंग में तो जा चुका है ना, चढ़ चुका है। हम तो कैश फ्लो के अंदर कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कैश फ्लो में नहीं कर रहे हैं। जो अकाउंटिंग में होना था वो हो गया, उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। हम तो इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ये मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर गया, हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे इसे। और नीचे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से माइनस करके इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। हमें वही तो करना है। हमें अकाउंटिंग में जो हो रहा है उसके अंदर थोड़ी छेड़छाड़ करनी है। अगर कोई व्यक्ति अब मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेगा, वो समझ जाएगा कि भाई इनके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, इस साल इनका प्रोविजन बना ही नहीं, इनका प्रॉफिट कम हो गया था, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। बस इतना। अब वो ओपनिंग था क्लोजिंग था, उसमें क्या नहीं करना क्या करना वो तो अकाउंटिंग में डिसाइड होगा ना। इट विल नॉट बी डिसाइडेड इन कैश फ्लो। और हम बना रहे हैं कैश फ्लो। तो बार बार हमें ये बताना पड़ता है कि भाई हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग में जो हो रखा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो अकाउंटिंग वो बुक्स वो कंपनी के ऑडिटर ने अप्रूव करके स्टैंप लगा के पास कर रखा है। इट इज नॉट चेंजेबल। ठीक है, आपकी एनालिसिस है, आप कैसे दिखाना चाहते हो उसे। अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम ना होता तो करंट लायबिलिटी की तरह दिखता, और अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो आपके सामने ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है, ट्रीटमेंट के नंबर है बस। ठीक है जी। सर ओके। तो पुराने प्रोविजन का क्या हुआ, नए प्रोविजन का क्या होगा, ये अकाउंटिंग डिसाइड करेगी। हमारे कैश फ्लो में तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान के ऊपर माइनस के ऊपर प्लस किया, नीचे जाके क्या कर दिया, माइनस करके उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। डन। नहीं तो फिर डेटर गुड थोड़ी होते। फिर डेटर गुड क्यों होते? हाँ, फिर हम सी का एग्जाम थोड़ी लिख रहे हैं, पहली चीज। अगर वो भी होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। जितने डेटर गुड बने हैं, ठीक है, उनको लेके एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए, बाकी वाले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे। पहली चीज ये है। अब आइए, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड एजुकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा जानने की कोशिश करें क्या है। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहले नेगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको ध्यान से देखना जरा। पिछले साल माइनस था, इस साल प्लस हो गया। बताओ टोटल इंक्रीज कितनी? 1 लाख, 1,50,000 की टोटल इंक्रीज कितनी की कहलाएगी? 1,50,000 की। कैसे बताएं? हम ऐसा करते हैं, हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का फिगर, करंट ईयर की फिगर है 1 लाख, माइनस प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी है, 50,000। आप देख रहे हैं टोटल इंक्रीज कितने का कहलाएगा, 1,50,000 का। ऐसे देखना है। 1 लाख माइनस माइनस, मतलब पहले आपने 50,000 के लॉस को पूरा किया, फिर 1 लाख और कमाया, तो मतलब टोटल अपने टोटल टोटल पैसा कितना कमाया आप लोगों ने, 1.5 लाख रुपए कमाया। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिस फिगर विल गो एज 150। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गुडविल की वैल्यू कम हो चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ, अमोटाइज हो गई। ठीक है जी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में रिटर्न ऑफ कर देंगे। कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। इजी, इट इज इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। करेक्ट। अच्छा, पेटेंट की वैल्यू जीरो थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 40,000 हो गई। वीरा सुन रहे हो? पेटेंट की वैल्यू अंडा थी, बढ़कर कितनी हो गई, 40,000। व्हाट डज इट मीन?
कितने का? 40,000 ना, है ना? लेकिन गलत हो जाएगा आंसर। पढ़ो एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है। पेटेंट अमोटाइज ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 20,000 रुपए का। ठीक है। अब पेटेंट अमोटाइज हो गया 20,000 का, तो इसका मतलब समझाता हूँ मैं क्या है। ये अब हमने बनाया पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट अकाउंट बना दिया भाई, देखिए जरा ध्यान से। व्हाट इज बैलेंस बीरी? पेटेंट की बैलेंस बीरी कितनी है बताइए, क्वेश्चन। सी द बैलेंस बीरी। हाँ, जीरो। नहीं नहीं, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग तो है ही नहीं। बैलेंस बीरी कितनी है? 40,000। ठीक है। और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या हो गया? अमोटाइज कितने के हो गया? अमोटाइज 20,000। यहाँ करा हम लोगों ने 60,000, यहाँ करा हम लोगों ने 60,000। तो भाई बैंक बोल के क्या हो गया? परचेज। बैंक बोल के परचेज कितने का हो गया? 60,000। समझ पाए? तो आपकी परचेज कितनी है असल में? 60,000 की है। इन्वेस्टिंग आउटफ्लो कितने का कहलाएगा? 60,000 का। और अमोटाइज भी दिखाया जाएगा कितने का? 20,000 का। ऐसे करना है। ठीक है जी। इज इट ओके विद एवरीबडी दोज वर ऑनलाइन? लक्ष्य और दूसरा कौन बच्चा है यहाँ पर? अंजनी। इज दैट फाइन? दिस ट्रीटमेंट, दिस इज Yes, गुड। sir. Yes, sir. वही तो बोल रहा, तभी तो बताया। अरे भाई सुनो, 20,000 काटने के बाद 40 बचा ना। अमोटाइज का क्या मतलब है? 20 काटने के बाद 40 बचा, तो काटने से पहले कितना? 60। और ओपनिंग कुछ था नहीं। तो जब ओपनिंग कुछ था नहीं, तो साल में परचेज कितना करा? 60 करा ना। दैट इज द लॉजिक। ठीक है। वेरी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। वो तुम्हारी क्लास के जो बाकी लोगों के नंबर, मतलब वो जो दूसरे थे, जो गुनी का स्क्वायर, गुनी स्क्वायर, नीति, नीति फेल, नीति फेल। चलो, कोई बात नहीं, आगे चलें, आगे चलें। 10,000 का कॉपीराइट बढ़े हैं बेटा, बढ़े हैं, देख ध्यान से जरा। हम नहीं हुए हैं। कॉपीराइट बढ़े हैं तो हमने परचेज किया है। क्यों आएगा? इन्वेस्टिंग नहीं है कॉपीराइट। अरे अगर गुडविल बढ़ती तो मैं इन्वेस्टिंग में दिखाता। कॉपीराइट बढ़ता तो इन्वेस्टिंग में दिखाता। गुडविल और कॉपीराइट घटता तो मैं उसे सेल नहीं दिखाता, मैं उसे अमोटाइजेशन दिखाता। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट को जब तक सेल बोले ना, तब तक सेल लिखना नहीं, तब तक अमोटाइज लिखना है। बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग है। सीधी सी बात है, बढ़ने का मतलब अमोटाइज है। जब, बाबा सुनो, जब तक सेल शब्द यूज ना करें इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, उन्हें अमोटाइज मानिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है। एक और पॉइंट आया, इश्यू ऑफ बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। अब आप देखिए, आपके सामने है शेयर कैपिटल 10 लाख से 15 लाख हो गई। रिजर्व्स कितने के हो गए? 8 लाख से 3 लाख हो गए। ठीक है, रिजर्व की वैल्यू कम हो चुकी है। बोलो। बोनस जो होते हैं, कंपनी के 5 करोड़ शेयर थे ऑथराइज, उसने 3 करोड़ शेयर इशू कर रखे हैं। अब वो बाकी बाद में करते हैं। वंस कंपनी वॉज ऑथराइज टू 5 करोड़, हैव ऑलरेडी इशूड 5 करोड़, बोनस वोनस कुछ नहीं होता। फिर तो पता क्या होता है, सुन, फिर शेयर का स्प्लिट होता है सिर्फ। स्प्लिट होता है, बोनस ही नहीं होता। क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल है, वही वो। लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करते, आप उनको लोगों को देते हैं। बदल दिया तुमने? फिर चलो, फिर आगे, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 22-23, एक्स लिमिटेड हैज इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 2:1 कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। अब जरा तुम एक बार पहले इसका सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इज बिकॉज ऑफ बोनस शेयर। कैश फ्लो में आएगी ही नहीं। आएगी? नो, इट विल नॉट बी शोन। क्या बताया था मैंने आपको? अगर इशू शेयर हो जाए थ्रू कैश, तभी तो लिखेंगे कैश फ्लो में। पैसा तो यूज ही नहीं हुआ। ठीक, आपने रिजर्व यूटिलाइज कर दिया उसके बदले में। और यहाँ रिजर्व का जो डिक्रीज है, उसे भी कैश फ्लो में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे क्या कर दिया? बोनस शेयर। मतलब रिजर्व को कैपिटलाइज करके आपने एंट्री बनाई, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। रिजर्व कम हो गए, बोनस शेयर, कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं। मतलब कहाँ हुआ? बोनस शेयर तो होते ही प्रीमियम को यूज करके और कैपिटल रिजर्व को यूज करके इस्तेमाल होते हैं। आए तभी तो बोल रहे हैं कि कैश फ्लो, लिख तो क्या रहे हैं आंसर में? इट विल नॉट इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इम्पैक्ट कब होगा? अगला एग्जांपल दिखाऊंगा।
Increase in equity share is due to issue of bonus shares. Reserves are being used to issue the bonus shares. Hence, transaction will not be recorded while preparing cash flow statement. अब मैं एक और चीज बता दूं आपको कि 10 ये आपके पास 31 मार्च 2023 था, 31 मार्च 2024 था। ये 15 लाख हो गया और ये कितना था, 10 लाख था। गॉट इट। ये 8 लाख था, ये घट के कितना रह गया, 3 लाख रह गया। यही तो कहानी है। रिजर्व 5 लाख से कम हो रहे हैं और बोनस शेयर 5 लाख से बढ़ रहे हैं। और बोला 2:1 की रेशो, तो कैसे? इफ एग्जिस्टिंग शेयर 2 तो बोनस शेयर 1। इफ एग्जिस्टिंग शेयर 10 लाख तो भाई बोनस शेयर कितना, कितने बोनस शेयर, 5 5 लाख। दैट्स योर आंसर। ऐसे निकले बोनस शेयर 5 लाख। गॉट इट। अगर बोलते इन द रेशो 4:1, तो कितना करता मैं, तब तो कितने होते, 2,50,000 के हो जाते। क्या होता है पता है, 10 लाख से 15 लाख अगर हो गए, ये मैं अगले एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ आपको। अगला एग्जाम्पल देखिए। रेशो रेशो का रूल ये हुआ ना कि निकल के कितने शेयर इशू करें। बिल्कुल सही। अगले एग्जाम्पल को पढ़ो। ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगले एग्जाम्पल देखिए। केस बी। अब देखो अगले एग्जाम्पल। यार तुम अगला एग्जाम्पल देखो ना, पढ़ो और सुनो। बुक्स ऑफ अकाउंट में मार्केट वैल्यू कभी नहीं दिखाई जाती, फेस वैल्यू दिखती है। बुक्स ऑफ अकाउंट में तो बैलेंस शीट के अंदर फेस वैल्यू दिखती है हमेशा। मार्केट वैल्यू आपके 2,500 रुपए पर शेयर, वो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। दैट्स समथिंग डिफरेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ये तो आपकी बुक वैल्यू में दिखता है बैलेंस शीट के अंदर। अब अगला देखो ना एग्जाम्पल क्या दिख रहा है। 10 लाख से कितने हो गए, 18.5 लाख हो गए। और रिजर्व कितना यूज हुआ, सिर्फ 5 लाख यूज हुआ। अब बताओ क्या हुआ। अब हुआ ये कि 10 से 15 मतलब 5 लाख। तुमको पता चला ना कि इसकी वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ रही है। नहीं, बोरो नहीं करे, 3 लाख कैश में इस्तेमाल करे हमने, इसका मतलब ये है। हाँ हाँ, हो सकता नहीं वही हुआ है। अब देखिए आगे। 10 लाख से 18 लाख थे, 5 लाख तो हो गए बोनस शेयर। 3 लाख एक्स्ट्रा जो है कैश से इश्यू हुए हैं, उन्हें फाइनेंसिंग का आउट इनफ्लो बोलेंगे। हाँ जी बेटा। नहीं, वो हमने इश्यू शेयर्स में करा था। यहाँ तो एग्जिस्टिंग 2 होता है और अलॉटेड 1 होता है। दो के बदले में, हाँ ये भी हो सकता है, 2 के बदले में 3 कर दें, यहाँ ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। बोनस शेयर इशू कर रहे हैं ना आप। बोनस शेयर में ये नहीं होता कि 2 है, अगर 2 एग्जिस्टिंग शेयर पे 1 शेयर बोनस देंगे। बोनस शेयर में तो ऐसे भी हो सकता है, एक एग्जिस्टिंग शेयर पे 5 शेयर हम बोनस दे देंगे, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए 1:2। इसीलिए 1:2 और 2:1 में फर्क करके चलेगा यहाँ पर। इसी शेयर हमने जब प्रोरेटा अलॉटमेंट बोला था ना, तब हमने बोला था अच्छा 1:2 है, 2:1 हो, हमेशा क्या होगा, अप्लाइड ज्यादा होगा, अलॉटेड कम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो बोनस शेयर है। आपकी आपकी कंपनी बहुत खुश हो गई, उन्होंने कहा 1 शेयर वाले को हम 3 शेयर बोनस देंगे। तो यहाँ तो रेशो बदल गई। या ये हो सकता है कि 3 एग्जिस्टिंग शेयर वाले को 1 बोनस शेयर देंगे, ये भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग मान के चलेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या था। आपके क्वेश्चन में 5 लाख 5 लाख की तो एंट्री नहीं होगी। बोलिए अनन्या, 5 लाख से 5 लाख की एंट्री नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि रिजर्व चले गए। लेकिन बचा हुआ 3 लाख किसकी वजह से आया, ये कैश की वजह से। इसका हम 3 लाख का हिसाब किताब कर लेंगे। गॉट इट। तो रेशो 2:1 भी हो सकती है, 3:1 भी हो सकती है, 4:1 भी हो सकती है ना। अकॉर्डिंगली हमको लेके चलना चीजों। ठीक है। इज इट फाइन? क्या? हाँ, और नीचे भी था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऊपर 10 की जगह 15 हुए, नीचे 10 की जगह 18 हुए हैं। फर्क देखो। है कहाँ आया, क्या आया देखो जरा। बिल्कुल हो गया। रिजर्व 8 से 5 हो गया, 8 से 3 हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कैश फ्लो में तो कुछ नहीं आया ना। अगले केस में चलो। क्या हुआ अगले केस में? तो इसका मतलब 5 लाख के बराबर रिजर्व, 5 लाख के शेयर इशू हुए। बाकी के 3 लाख तो कैश में इशू हुए ना। अरे 2:1 का पर्पज ये रहा ना। 10,000, 10 लाख शेयर पे आपने कितने शेयर इशू करे, कितने नंबर ऑफ शेयर आपने बोनस इशू करे, इसके लिए था रेशो। इसका कोई नहीं फर्क पड़ रहा। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि रिजर्व एक्चुअली कितने का कम होगा। ये एक्चुअली या इक्विटी शेयर कैपिटल जो बढ़ रही है, बोनस शेयर की वजह से कितनी हो रही है।
अगर मैं ये क्लू ना दूं आपको तो कैसे पता लगाओगे कितने बोनस शेयर थे, कितने क्या थे, बताओ तो जरा। हमने 2:1 रेशो हटा दी और हमने 10:18 लिख दिया। हाँ, रिजर्व का डिफरेंस आया। नीचे में लिख देता हूँ क्या कि मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। फिर क्या करोगे? तो अभी तो क्वेश्चन आपके सामने आसान से दे रखा है। इसका पर्पज जो होता है, इसका पर्पज वही होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल पाए, अमाउंट निकाल पाए, कितना अमाउंट है टू इसमें। अच्छा, मैं तुम्हें लो, मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें नंबर का यूज चाहिए, वो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें भी, ये देखो। आओ देखें यहाँ, यही इक्वेशन आपके सामने आई, ठीक है। रुक जाए यार, एक मिनट के लिए, पहले मुझे इससे करने दे। ये इक्वेशन आपके सामने आई, ठीक। फिर मैंने क्या बोला यहाँ पर? मैंने बोला कि कंपनी इशूड बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स इन द रेशो 4:1। अब करिए, अब आप बताइए आंसर क्या होगा। बोलो, अब बताओ। अब क्या, अब? हाँ, कंपनी इशूड बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स इन द रेशो 4:1। अब मुझे बताइए बोनस, अब बताओ ना, ये 8 से 5, 5 लाख के बोनस शेयर इशू है क्या? फिर कैसे तुम तो बोल रहे थे 5 लाख दिख तो रहा है, बोलना। आंसर में हाउ टू सॉल्व दिस। निकालना पड़ेगा ना, रेशो का यूज करेंगे ना। वो तो साधारण क्वेश्चन बना के दे। हाँ, 10 लाख का 1/4 तो कितना आएगा? 2.5 लाख। इसका मतलब 10 से 15 जो हुआ है, उसमें 250 लाख तो क्या हो चुका आपका? बोनस शेयर नहीं कंसिडर करना, 2,50,000 को कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ 8 लाख में से, रुक तो जा, हाँ बता तो रहा हूँ, 8 में से कितना यूज हुआ? 2.5, 2,50,000। बाकी का जो 2.5 लाख है, उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन रिजर्व की तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ बोलो। बेटा, इशू तो 5 लाख हुआ है पूरा, लेकिन बोनस शेयर की वजह से 2.5 लाख हुआ, और बचा हुआ 2.5 लाख नॉर्मल इशू हुआ। तो रिजर्व 8 में से 250 चले गए, लेकिन रिजर्व तो 5 लाख के कम हुए। बाकी का 2.5 लाख रिजर्व डिक्रीज इन रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे ना उसको। एक मिनट रुक जा, एक मिनट, एक बार करके, एक बार, क्या है तुम्हारा डाउट? बाबा, हम ये क्या लेके चल रहे हैं? हमें शेयर की फेस वैल्यू से नहीं कंसिडर कर रहे, हमें शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू उससे कंसिडर कर रहे हैं। एक शेयर 10 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 4 रुपए का, 25, 50, हमें क्या मतलब है उससे? हम तो मान के चल रहे हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि अगर 4 शेयर थे तो एक शेयर दिया, नंबर ऑफ शेयर 4 थे। हाँ, वो है मतलब इसका। बोलो तुम्हारा क्या? नहीं, नेट प्रॉफिट ऑफ, देखो बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सुनो। आपके पास प्रॉफिट की फिगर अलग होती है और आपके पास रिजर्व की फिगर अलग होती है। भाई साहब, जो उसका डाउट है वो आज या कल तुम्हारा होगा ही होगा। तो ज्यादा समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों के डाउट को सुने और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले। इफ योर डाउट इज सो इंपॉर्टेंट, डिस्कस विद मी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। डिक्रीज इन रिजर्व, जैसे इंक्रीज इन रिजर्व जाता था वैसे जाएगा। इंक्रीज इन रिजर्व को प्लस कर दिया, डिक्रीज इन को ब्रैकेट में डाल दोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में है। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? है? है या नहीं है? नहीं है ना? अगर होता 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, कुछ भी होता, अपनी जगह पड़ा रहता। उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा सरप्लस है 5 रुपए का, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये देखो, हम लिख रहे हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हमने ये लिखा। हमने लिखा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो ऑलरेडी 1 लाख रुपए का लॉस है, बता। मान लिया मैंने 1 लाख का ऑलरेडी लॉस है। और यहाँ हमने लिख दिया क्या? रिजर्व्स। रिजर्व कितने के? 2.5 लाख के हैं ऑलरेडी। ये भी ब्रैकेट में लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ गया इससे? बाबा, तुम देखोगी कि रिजर्व के अंदर जो डिक्रीज है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ कैपिटलाइजिंग फैक्टर।
अब वो नहीं, वो तो गया, उसको तो कंसिडर नहीं करना। रिजर्व की वैल्यू में नॉर्मल डिक्रीज होगा, आप कंसिडर कर लेंगे उसको। लेकिन रिजर्व की वैल्यू में अगर बोनस शेयर की वजह से डिक्रीज हो रहा है तो उसे तो कंसिडर ही नहीं करना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बोलिए। हाँ, कब ऐड करते हैं? सुन तो बेटा, पिछले साल का 5 लाख रिजर्व, इस साल का 10 लाख रिजर्व, बढ़ रहा है तो जोड़ देते हैं ना। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सुन, यहाँ डिक्रीज इन रिजर्व दो चीजों की वजह से हो रहा है। एक हो रहा है बोनस शेयर की वजह से, उसे रिकॉर्ड नहीं करना। और एक नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल को रिकॉर्ड कर दिया। बस, दैट्स इट। इतना करा बस। रिजर्व के क्लियर है? ठीक है। ये डिस्कशन आपको सीयूटी में हेल्प करेगा। दिस माइट नॉट कम इन योर बोर्ड एग्जाम, बट इस तरह की जो चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आपके पास आ सकते हैं उस समय पे, क्योंकि उसका लेवल बोर्ड के एग्जाम से ऊपर है, ये ध्यान रखना आप। और आगे चलिए। और अब सीयूटी चौथे साल पे जाने वाला, जब आप एग्जाम दोगे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। फोर्थ ईयर होगा सीयूटी का ये। हाँ, फोर्थ ईयर। 4 साल के बाद तो शादी के अबीर भरे पूरे परिवार वाला, बच्चों वाला बन जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बढ़िया चीज है, देखिए आगे देखते हैं। ठीक है। ये जनरली बुक्स में टच नहीं किया गया इनको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए, परसेंट इन्वेस्टमेंट आपके 2 लाख से 3 लाख हो गए। अच्छा, जिस व्यक्ति को एक्रूवल प्रिंसिपल ढंग से आता है उसको यहाँ समझने में आसानी होगी। जिसे एक्रूवल प्रिंसिपल करने में दिक्कत होती है उसके लिए क्या होगी? दिक्कत होने वाली है। एक बार इसको एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिए ढंग से। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट आ रही है, देख ले बाबा। आपके पास लिखा 10% इन्वेस्टमेंट 2 लाख से लेकर हो गया कितना? 3 लाख। 2 लाख से कितना हो गया? 3 लाख। दिस इज फाइन। इन्वेस्टमेंट का बढ़ना क्या कहलाएगा आपका? एट द इन भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ना, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। लेकिन एक चीज है, देखिए आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ ये, मतलब जो 2 लाख से 3 लाख हो साल के आखिर में, तो इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा? 2 लाख पे। 2 लाख पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 20 हजार। 20 हजार बना, तो कहाँ जाएगा इंटरेस्ट? देखिए जरा सोल्यूशन, देखिए कहाँ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीट्स में जाके क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट को नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके माइनस करेंगे, और इन्वेस्टिंग के अंदर जाके जोड़ देंगे, काम खत्म। अभी आएगा आगे, अभी आएगा। अभी तो भूमिका बन रही है, अभी तो बेस तैयार हो रहा है, आगे आएगा अभी देखो। ठीक है। और सुनो, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ऑफ कोर्स, इफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन एसेट साइड, यू आर सपोज टू गेट इंटरेस्ट। तुम ऐसा करो ना, तुम मुझे इन्वेस्ट कराना, मेरे पास पैसा रखना अपना, और मुझे इंटरेस्ट देके जाना। अच्छा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आई विल बी रिच। अगला एग्जाम्पल देखिए आपके पास, फिर से आपको देर का क्या? 2 लाख से घटकर इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए हैं? देख रहे हैं, 2 लाख से घटकर इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? 180 के हो चुके हैं। और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का? 6 हजार का। मतलब पिछले साल एक्रूड इंटरेस्ट नहीं था, इस साल एक्रूड इंटरेस्ट है। यहाँ फंसता है लफड़ा। आइए मैं बताता हूँ क्या। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 22-23। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द एंड का मतलब क्या हुआ ना, कि इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे दिया जाएगा। ओपनिंग वैल्यू कितनी? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना होगा? 20 हजार। 20 हजार में से 6 बच गया, 14 मिल चुका है। एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है भाई? बाबा तू पहले रुक जा। पहले डोंट जंप टू कंक्लूजन। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तब कंक्लूजन में मत जंप करिए, पहले पहले थोड़ा एनालाइज करना सीखो बेटा, कि इंटरेस्ट बनता कितना है? 20 हजार। अच्छा, तुम कंक्लूजन में जंप कर गए कि भाई 14,000 को क्या करेंगे, बाकी के 6 के क्या करेंगे फिर? हाँ। हाँ, गलत हो। तुम पूरे 20 को माइनस करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, जरा समझ लो बात को पहले। देखिए जरा, 2 लाख का 10%, 20 हजार इंटरेस्ट बनता है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। और अदर करंट असेट्स में कितना देख रहा है? जीरो से बढ़कर कितना देख रहा है? 6 हजार। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का देख रहा है? 6 हजार। अब पता क्या होगा? जिसने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो 100%, 100% बोल रहा हूँ, गलती करेगा। आइए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले टू में से जो 20 कम हो गया उसे क्या कर देंगे? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो बना लेंगे। इस पे कोई डाउट है किसी को? 2 लाख से 180 हो रहा है, 20 हजार का सेल, को कोई दिक्कत है किसी को? तो इनफ्लो हो गया, आपने कर दिया सेल ऑफ इन्वेस्ट, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। दूसरा, साल के आखिर में इंटरेस्ट ड्यू जितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने उतना ही तो लिखा होगा, या जितना रिसीव होगा उतना लिखा होगा? उतना। ना ना, एक्रूवल प्रिंसिपल बोला था मैंने आपको।
आप क्या करें, आपने एडजस्टमेंट क्या लिखी होगी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होगा आपने कितना, 14,000, प्लस कर दिया होगा आउटस्टैंडिंग 6,000, और प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में कितना डाला होगा, 20,000। यानी कि योर प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल बाय 20। तो कैश फ्लो बनाते समय क्या करेंगे, 20 माइनस करेंगे। कहाँ से? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट से कितना माइनस करेंगे, 20। दैट इज फाइन विद यू। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल कितना बना, 20,000। इसमें से कितना, 14 मिल चुका था, और 6 अभी नहीं मिला। तो टोटल ड्यू कितना था, 20। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिला या नहीं मिला, फर्क इससे पड़ता है कि ड्यू कितना हुआ। जब अपने फाइनल अकाउंट बचपन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा होगा क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 14,000 लिखा होगा, प्लस एक्रूड करके क्रेडिट साइड में टोटल 20 दिखाया होगा ना। सो एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल एक्रू कितना हुआ, 20 का। तो प्रॉफिट में कितना जोड़ा, 20 का। प्रॉफिट से माइनस कितना होगा, 20 का। और लेकिन आम बच्चा क्या करेगा, प्रॉफिट से कितना माइनस करेगा, 14। हो गई गलत। तो आपको 20 माइनस करना है, पहली चीज। दूसरी, लेट मी कंप्लीट फिर पूछना क्वेश्चन। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं इनफ्लो की। इनफ्लो कितने का हुआ भाई, कितना? अबे इंटरेस्ट का इनफ्लो, तो 20 - 6 कितना हो गया, 14,000। इस तरह से वो जो 6,000 थी, वो भी अकाउंटिंग के अंदर, आपके कैश फ्लो के अंदर क्या हो गई, एडजस्ट हो गई। व्हाट इज योर क्वेश्चन? ये तो हो तो गया, एक्रूड की कैलकुलेशन करते समय हुआ ना एडजस्ट। हाँ, डबल एंट्री हो रहा है ये। बिल्कुल हो गया, 6,000 आपके सामने दिखा नहीं, इंटरेस्ट रिसीट में से हमने माइनस कर दिया ना उसको। वरना हम क्या करते, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, विजुअलाइज करने की कोशिश करना। आपने ऊपर क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया पूरा 20। नीचे क्या किया आपने, नीचे अगर पूरा, अगर नीचे क्या हो जाता, पूरा कितना करता मैं ऐड, 20 करता, अगर पूरा मिल जाता, करता ना। यहाँ दिखाता हूँ आपको इफेक्ट, जस्ट होल्ड करके देखो। यहाँ देखिए, आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है सपोज, ठीक है। ये मेरा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट है, यहाँ ऐसे करके। ये जो भी फिगर थी, मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स, मैंने ब्रैकेट में 10,000 यहाँ करके दिखाया, करेक्ट। ठीक है। फिर मैं कहाँ गया नीचे, फिर मैं कहाँ जाता नीचे, ध्यान से देखना। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं इसको, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इंक्रीज इन करंट करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में लेस। क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट असेट्स बढ़ रही है, दिख रहा है। अरे अदर करंट असेट्स के अंदर दिख रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 6,000 बढ़ रहा है। इंक्रीज इन करंट असेट्स की तरह हुआ। करंट असेट्स की इंक्रीज को क्या करते हैं, लेस करते हैं। कितना लेस करते हैं नीचे, बताओ कितना, 6,000 यहाँ से माइनस करते हैं। ठीक है जी, करा। ऊपर प्लस सॉरी, ये हमारे पास कितना हुआ, 20,000 हुआ ना ऊपर तो। ठीक है। ऊपर ऐड हो रहा है 20,000, देख रहे हो? ऊपर ऊपर वाली फिगर में जो हमने क्या करा ना, हाँ, माइनस कितना हुआ, 20। और जब नीचे चले आ गए हम लोग क्या करा, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है करंट असेट्स, इंक्रीज हो रहा है ना। 6,000 हमने यहाँ लिख दिया, लिखा। अच्छा, हमने इस तरफ कर दिया। अब आप हमारा देखिए, हमारा इफेक्ट कितना बना, -26,000 ऑपरेटिंग में चला गया। अब हम इन्वेस्टिंग के अंदर चले गए। इन्वेस्टिंग में जाके क्या लिखा हम लोगों ने, 14,000 का लिखा, ठीक है। अब आप देखिएगा ये कितना हुआ टोटल मिलाकर, 26,000 यहाँ माइनस हुआ। उधर क्या करा हम लोगों ने, 14,000 यहाँ प्लस करा, तो टोटल इफेक्ट कितने का दिख रहा है हमारे पास, 12,000 का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, दिस इज नॉट करेक्ट। हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब जरा दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोचिए। आपने क्या किया, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया था, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में जब आप चले गए तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन, क्या कर दिया, 6%, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स। और कितना माइनस कर दिया, 20,000 में। वाई डिडक्टेड 20,000, क्योंकि अप्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से जो मिला और जो नहीं मिला दोनों आपके लिए इंटरेस्ट था, आपने उसे माइनस कर दिया। फिर आप आए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर चले गए। इन्वेस्टिंग के अंदर आपने लिखा 10% इन्वेस्टमेंट्स, 10% इन्वेस्टमेंट्स, जो कि 20,000 रुपए का आपका क्या हुआ था, प्लस हुआ था, क्योंकि वो सेल हो गया था, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट भी मिला आपको, प्लस आपने लिखा क्या, इंटरेस्ट। 2 लाख से 1,80,000 हो गया ना, क्वेश्चन पढ़ो, लॉस कैसे हो गया।
इनफ्लो हुआ, बेच के पैसे आया ना, पैसा आया। अब आपने इन्वेस्टमेंट पे आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। भाई ऊपर तो आपने माइनस किया था, पूरा का पूरा मिलता तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, प्लस कर देते 20,000 रुपए का, क्योंकि आपके प्रॉफिट में से भी माइनस हुआ था और आपका कैश फ्लो भी हुआ था। गॉट इट। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में पूरा का पूरा 20 मिला तो नहीं, प्रॉफिट में तो 20 जुड़ा, लेकिन कैश में पूरा नहीं आया। कैश में कितना आया, सिर्फ कितना आया, 14,000 आया ना। तो हमने क्या किया, कि मैंने क्या किया कि अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, 20,000 तो मेरा जो ड्यू होता मैंने उसको एज इट इज लिखा, ठीक है। और जो डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज इन करंट असेट्स वाला कंपोनेंट जो था 6,000 रुपए का, उसे मैंने ऊपर एडजस्ट नहीं करा, क्योंकि ऊपर तो जाना बनता ही नहीं था उसका, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, यहां से कितना माइनस कर दिया, बताओ कितना माइनस किया मैंने यहाँ से इसको, 6,000। अब मैंने आउटफ्लो कितने का दिखाया, 14,000। तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर जो आइटम दिखता है उसको एक ही जगह प्लेस कर सकते हैं। या तो मैं करंट एसेट्स के इंक्रीज डिक्रीज की तरह दिखाता, जो टेक्निकली गलत हो जाता, क्योंकि अब मैं करंट एसेट्स की तरह थोड़ी दिखाऊंगा। अब क्या हुआ, मैंने बोला था ना करंट एसेट्स के बढ़ने से मेरा कैश फ्लो रुकता है, मतलब मेरा करंट एसेट्स बढ़ती है तो उसे माइनस करना चाहिए ना। यहाँ भी तो मैं माइनस ही कर रहा था ना उसको, लेकिन उसे यहाँ माइनस करना नहीं बनता ना, क्योंकि उसने मेरे इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो को रोका। तो मैंने क्या किया, इन्वेस्टिंग के अंदर जाके उसे माइनस किया, माइनस तो हुआ मेरा। आप देख रहे हैं इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे कैश फ्लो में फर्क नहीं पड़ा, ये 20 माइनस हुआ। अगर मैं उसे असेट्स की तरह ट्रीट करता तो मेरा यहाँ माइनस होता। टोटल इफेक्ट कितने का जा रहा था, देखिए मेरे पास 20, और यहाँ देखिए यहाँ पर इफेक्ट यहाँ से 6 चला गया। 20 वो था, -20 वहां से हुआ, और -6 यहाँ से हुआ, टोटल माइनस कितना हुआ। हाँ, टोटल माइनस कितना हो रहा है, अरे भाई 20,000 यहाँ था ना, 20,000 को तुम इंडिपेंडेंट लेके चलो, 20,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट आपका माइनस हो गया, दैट वैल्यू इज डन। और वो जो इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट को मुझे यहाँ माइनस करना था, वो यहाँ नहीं लेके गया मैं, कहाँ लेके गया, चला इन्वेस्टिंग में चला गया। इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा मेरा टोटल इंटरेस्ट बनता था 20,000 रुपये का इनफ्लो में, लेकिन उसमें से 6 का तो इनफ्लो हुआ ही नहीं, मैंने माइनस करा और इफेक्ट कितना दिखाया, 14,000 दिखाया। हाँ, तो अब हमारे पास, अब तुम नेट इफेक्ट को छोड़ो, अब तुम यहाँ देखिए कि क्योंकि प्रॉफिट वॉज इंक्रीज बाय 20,000, यू डिडक्टेड 20,000। क्योंकि इंटरेस्ट नाम से योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्रीज बाय ओनली 14,000, रिफ्लेक्ट हैज गॉन ओनली 14,000। और जो 4,000 था उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाया, वैसा करके होता है। तो अगर आपने पहले इसे हैंडल नहीं करा तो आपके लिए फिर क्या हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। समहाउ योर आंसर विल मैच, लेकिन क्या हो जाएगा, प्लेसिंग आपकी गलत हो गई है। जो आइटम आपको कहाँ माइनस करना चाहिए था, इन्वेस्टिंग में माइनस करना था, उसे आप ऑपरेटिंग में जाके माइनस करके दिखा रहे होते थे। तो हो सकता है कि आपके आंसर को टीचर इग्नोरेंस में ठीक कर दे, लेकिन अगर टेक्निकली वो डीपली जाके अंदर आइटम देखेंगे तो वहां गलत हो जाएगा। फिर एमसीक्यू तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्या एमसीक्यू बनेगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी शोन वेयर। तो क्या जवाब होगा, एज ए डिडक्शन इन इंटरेस्ट received on investment in investing activity। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट कितना बनता है, 20,000, उसमें से कितना माइनस करोगे, एक्रूड, तो कैश फ्लो, या बोलेंगे नेट कैश फ्लो कितना बनेगा इंटरेस्ट। अरे बाबा, एक्रूड के बाद ही तो रिसीव हुआ, ये एक्रूड हुआ, वसूली की बारी आई, 6 नहीं मिला। वो अगर आपके पास इस तरह की क्वेश्चन में बन के आ जाए और फिर आप बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना, तो बच्चे क्या करते हैं, सुन लो मेरी बात को पीछे से, तुम्हें बहुत ज्यादा आता है ना, क्यों बात कर रही हो पड़ोसन से। कैसे क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, केस दे दिया, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिख के देगा आपको क्या, कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी 20, 14, और फिर दो तीन और बना के दे देगा, 14 होगा असली आंसर इसका। तो बच्चा क्या करेगा, इंक्रीज इन एक्रूड इंटरेस्ट इन की इंक्रीज को कहाँ दिखाएगा वो, ऑपरेटिंग में दिखा देगा करंट असेट्स के अंदर, और ये वाले इफेक्ट को क्या कर देगा, 20 दिखा देगा, फिर तो गलत हो गया। यहाँ कैश फ्लो के अंदर आप ये देख रहे हैं, एक्रूड कितना है आपके पास, एक्रूड जितना तो उससे माइनस करेंगे वो आपका कैश फ्लो हुआ इंटरेस्ट से, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने लेके चले यहाँ पे। अभी एक और मैं इधर चीज दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ देखना जरा, इससे रिलेटेड ही आएगी। आई, हाँ, नहीं मिला तो नहीं मिला ना, तो अकाउंटिंग देखेंगे ना, बेडेड हो जाएगा आपका वो, इरिकवरेबल हो जाएगा, तो उसकी तो एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू एक्रूड इंटरेस्ट।
वो तो अकाउंटिंग का पार्ट है, कैश फ्लो को थोड़ी सोचना है मिले ना मिले। बार बार एडवांस इंटरेस्ट तो कैश फ्लो का पार्ट है, वो तो करंट एसेट्स का पार्ट बन के दिखेगा आपको, वो इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह एडजस्ट होगा। हाँ हाँ, तो करंट लायबिलिटी की तरह दिखेगा। खत्म। हाँ, पैसा मिल गया तो कैश फ्लो में दिखेगा वो, तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, और आगे देखें जरा आपके पास। जस्ट देखिए, केसी देखिए, बड़ा मजेदार है। केसी बहुत ही अच्छा है। आपके 90 से घटकर इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? 80,000 के हो गए। ठीक है जी, क्या बोल रहा है ये? इंटरेस्ट, ये जो इन्वेस्टमेंट है कितना, 90 से घटकर 80 हो गया, देख रहे हैं। और कैपिटल रिजर्व बन गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10,000 का। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट बिका आपका, वो कितने प्रॉफिट पे बिका था? 10,000 पे बिका था। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 वॉज सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं दिख रहा लिखा हुआ कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इतना है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन रिजर्व सरप्लस में, रिजर्व की वैल्यू 0 थी, बढ़कर 10,000 हो गई। ब्रैकेट में लिख दिया आपने क्या, ये जो 10,000 है ये किसकी वजह से हुआ है? प्रॉफिट। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट, अब मुझे बताइए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, पहले वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में गया, फिर वहां से कैपिटल रिजर्व बना, या सीधा कैपिटल रिजर्व बना? बताइए मुझे। आया? कहाँ गया बताओ? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में गया ही नहीं। हमने इसको उठाया वहां से, कहाँ डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। तो अगर कोई आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकला ही नहीं, एड बैक क्यों करेंगे उसको? याद है हमने सारी केसेस क्या पढ़े? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की तरह प्लस करो। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एडिड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरे प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर गया, बिफोर जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ता। इसको नहीं करेंगे माइनस, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसके थ्रू आया ही नहीं, तो सीधा कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में चला गया। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व में एक्सक्लूसिवली, अगर कैपिटल रिजर्व की वैल्यू 10 होती, ब्रैकेट में ना लिखा रहता, तब मैं मान के चलता कि प्रॉफिट के थ्रू आया है, तब मैं प्रॉफिट से माइनस भी करता इसको। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनना है। इसके लिए बनाया हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट? मैं इसे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, आसान सा क्वेश्चन है ये। बैलेंस बीटी कितना, 90,000, और बैलेंस सीटी कितना, 80,000। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? फिर हमने बोला क्या, कि 40,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो सेल वैल्यू कितनी है? बैंक 40, 10 का प्रॉफिट, सेल वैल्यू कितना, 50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्रेडिट साइड का टोटल 130, और डेबिट साइड का टोटल कितना है? 90। और जो कैपिटल रिजर्व है उसे हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि गेन को हम डेबिट साइड में दिखाते थे, याद है? और गेन के ब्रैकेट में क्या लिखते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यहाँ लिख रहे हैं हम कैपिटल रिजर्व। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिख के डालते तो ही तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से माइनस होता। यहाँ तो हम कैपिटल रिजर्व लिख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो फिगर जाएगी ही नहीं। अब आप देख रहे हैं, तो परचेज बोल की फिगर कितने की आ गई? 30,000 की आ गई। ठीक है, अब जरा सोल्यूशन देखिए। स्टेटमेंट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन 10% इन्वेस्टमेंट कितना बनता है बताइए? इंटरेस्ट ड्यू, और बोला है, अच्छा बोला है क्या कि इन्वेस्टमेंट बेचे, क्या मैं साल के आखिर में बेचे? साल के आखिर में बेचे ना? कितने के? 10,000 के बेचे। वहां देखना सोल्यूशन, ऊपर देख, 90 का 80 हो रहा है, 50 कहाँ से आ गया? सेलिंग प्राइस से मत देख, मुझे बता कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में बेचे, तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा? 90,000 में कितना बना? 9,000। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बेसिस में 9,000 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एग्री कर रहे हो? और इन्वेस्टिंग के अंदर 9,000 जाके क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये भी ठीक कर रहे हो? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने के लिख रहे हो आप? यहाँ पर 50,000 के लिख रहे हो, आपने नीचे अकाउंट से निकाल के डाल दिया। दिस इज फाइन, 50,000 लिख दिया। ठीक है। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने के लिख रहे हो आप? 30,000 के लिख रहे हो। दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है। 10,000 का कैपिटल रिजर्व कहीं आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रॉफिट से तो वो निकला ही नहीं था। वो तो क्या हुआ, सीधा प्रॉफिट आपने कैपिटल रिजर्व में डाला था। अब सर आंसर पढ़िए क्या लिखा है। हियर कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, हेंस इट विल नॉट बी एडजस्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं एडजस्ट हुआ। ये एक जगह गया, कहाँ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वहीं उसका काम खत्म हो गया। तो ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, इस पर घूमते हैं लोग, इंपॉर्टेंट बना के लिखना है इसको। अच्छा,
अब एक और बड़ा मजेदार कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन। याद है ना, हम क्या करते थे, शेयर इशू के नाम पे हम प्रमोटर को शेयर इशू करते थे, अंडरराइटर को देते थे, और हम एंट्री क्या करते थे, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते थे ना। हाँ हाँ, शेयर इशू प्रिलिमिनरी वैसा करके करते थे। हमारी एंट्री बनती थी क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करते थे, या कैपिटल रिजर्व से करते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते थे। सिमिलरली अंडरराइटिंग का एंट्री करते थे, क्या करते थे, अबे यार, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। और फिर एंट्री क्या करते थे, अंडरराइटिंग कमीशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से या कैपिटल रिजर्व से सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस करते थे। ठीक, करते थे, यही तो बात है। यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, शेयर इशू एक्सपेंस या अंडरराइटिंग कमीशन आर शोन एज अ आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, it is being an expense on issue of shares. Is that clear? If they are written off during the current year from the statement of profit and loss, then they will be added as an extraordinary activity to calculate net profit before extraordinary and deducted in financing activity. Clear? अगर बोला कि शेयर इशू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन इस साल के प्रॉफिट से माइनस हुए, तो इसका इफेक्ट दो जगह जाना है। एक तो क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ऊपर जोड़ देना है, और फाइनेंसिंग से माइनस कर देना है। इज दैट ओके? अच्छा, note, it is to be noted that share issue expense and underwriting commission are written off in the financial year from the securities premium, capital reserve and from statement of profit and loss in that order. कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बात, तो रेशो में ये बात नहीं बोलते हैं, याद करो। डिबेंचर वाले चैप्टर में वैसा नहीं बोले थे। डिबेंचर में क्या बोला था हम लोगों ने, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूज करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है जी, हाँ जी बेटा। इसका यूज इसके यूज थोड़े एडवांस क्वेश्चंस में होते हैं, इसलिए यहाँ नहीं दिखेगा आपको अभी। वो थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जब आप सीए का आईपीसीसी करते हैं तब आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम की वैल्यू घटती हुई दिखेगी, कैपिटल रिजर्व घटते हुए दिखेंगे, फिर बोला जाएगा, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी घटता हुआ दिखेगा। तब आपको बोला जाएगा कि 60,000 का शेयर इशू एक्सपेंस इज रिटर्न ऑफ इन द रेशो 3:2:1 आउट ऑफ क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट ऑर्डर। तो 3/6 में से, 3/6 किस में से जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। फिर 2/6 किस में जाएगा, उसमें से, उसमें। फिर और चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, वो बाद में दिखता है, अभी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, कि करंट ईयर से राइट ऑफ हुआ है, तो आप क्या करेंगे उसे, ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नहीं, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे उस साल। लेकिन अगर इस साल से नहीं हुआ, तो सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा बस, फिर नहीं होगा। वैसे रूल यही होता है कि जिस साल हो जाए खर्चे, उसी साल के प्रॉफिट लॉस से माइनस कर दो। तो अगर उस साल दिख रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह माइनस करेंगे, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस बार बार नहीं होते हैं, फाइनेंसिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा। ठीक है, और आगे चलें जरा। प्लीज इसको देखिए दोबारा से, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, प्लीज सी, यहाँ देखिए दोबारा से। तो लास्ट का कंक्लूडिंग पार्ट क्या रहा है यहाँ पर, कि अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और कहाँ दिख रहा है ये, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स में, तो कहाँ डालेंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर डालेंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर डालेंगे ना। क्या बोलेंगे, पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंसेस बोल के डाल देंगे, आउटफ्लो है सीधा सीधा, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे चलें थोड़ा सा और, ये बढ़िया है देखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये आप खुद सोचिए कि क्या क्या जाना चाहिए। इक्विटी शेयर बढ़ गया, कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, एवरीबॉडीज ओके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की फिगर कितनी होगी, 40,000। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 40,000 का। 15% डिबेंचर क्या कहलाएगा, 250 क्या कहलाएगा बताइए, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। और 10% डिबेंचर क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। बिल्कुल ठीक बात है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15%, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो कैश फ्लो के फाइनेंसिंग में जाके हमारे इफेक्ट को क्या करेगा, माइनस करेगा, करंट लायबिलिटी में नहीं लेके चलना है इसको। जैसे जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, वैसे इंटरेस्ट ऑन क्या है, डिबेंचर है। भाई आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिख रहा है, 5,000 दिख रहा है। पहले कुछ नहीं था, अब कितना हो गया, 5,000 हो गया। अच्छा, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कौन सी रेट पे करेंगे, ओपनिंग वैल्यू पे। तो मुझे बताइए, 15% डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 75,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना ऐड होगा, माइनस होगा, ऐड होगा, मतलब 75,000, सी आंसर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75 ऐड होगा।
अच्छा, 10% इंटरेस्ट पर डिबेंचर कितना बनेगा? 3 लाख का 10% कितना होता है? 30 हजार। 30,000 होगा ऐड। ये बात ठीक है? इज इट ओके विद एवरीबडी? आउटफ्लो में आ जाइए अब आप। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर 250, एवरीबडी इज ओके। माइनस कर दिया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख, दैट इज ऑल्सो फाइन विद एवरीबडी। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन 15% डिबेंचर बनता था 75, -5,000 आउटस्टैंडिंग, तो आउटफ्लो कितने का? 70 का, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ने किया था वैसा। और 30,000 का आउटफ्लो तो 30,000 ही रहेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को, ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स पूरी करी। नीचे मोर फॉर रिवीजन था, ये मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ाओ। हाँ जी बेटा। अभी नहीं करवाया ना, आप तो लास्ट, आप तो कंक्लूडिंग पार्ट पे चल रहे हैं। दिस इज डन। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 3 पे। हाँ, एक जगह रिकॉर्ड हुआ ना, वो फाइनेंसिंग के आउटफ्लो को खत्म कर दिया उसने। अब आइए पेज नंबर 3 का लास्ट पार्ट। हाँ, वो बचा था, छोटी सी छोड़ी थी हमने वहां पर। पेज नंबर 4, सॉरी, पेज नंबर 4। आइए ध्यान से देखते हैं। कहता है, अब जरा समझना, इस केस को समझने की कोशिश करना, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टमेंट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इज 20,000। ठीक है, कैसे लिखा है मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ये मेरे पास है क्या? इक्विटी शेयर्स। और ये मेरे पास है कितना? 12% प्रेफरेंस शेयर्स। ये लिखा हुआ है, यही है। ठीक है। और कितने के इक्विटी शेयर कितने के इशू हो रहे हैं? 5 लाख के। प्रेफरेंस शेयर कितने के रिडीम हो रहे हैं? 5 लाख के। ठीक है। और लिखा है क्या? नंबर 1 एडजस्टमेंट में, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम, क्या मान लो बोलो मैं कितने से? 10% प्रीमियम। और नंबर 2 लिखा है, रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ऐसे लिखा मैंने। ये कंडीशन है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बताइए, ये कहलाएगा फाइनेंसिंग का इनफ्लो, ये कहलाएगा फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। लेकिन ये फाइनेंसिंग के इनफ्लो में क्या हो जाएगा? 50,000 जुड़ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? आप देखो इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे आप। हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्लस करेंगे क्या? इक्विटी शेयर्स कितने का लिखेंगे बताइए? 5 लाख, या 5 लाख प्लस 50,000 का प्रीमियम, कितना? 550। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ आएगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम डैश 50,000। एग्रीड? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नंबर प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? क्या यहाँ लिखूंगा? माइनस रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने का? 5 लाख का। गॉट इट? लेकिन क्या लिखूंगा मैं? 5 लाख, कितना? 50,000। 550। डिविडेंड नहीं है भैया, 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। शुभंकर सो मत। 550 लिख दिया, लिख दिया। 550 लिख दिया। अब जरा समझना मेरी बात। अब मेरे पास बैलेंस शीट में ना, मेरे पास बैलेंस शीट में प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट है ही नहीं। प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये जो मैंने प्रीमियम दिया है, ये स्पॉन्टेनियसली इसी साल डिसाइड करा कि चलो इन्हें प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। तो इस साल अगर मैंने डिसाइड करा रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो क्या होगा? इस साल के प्रॉफिट से कितना माइनस होगा? 50,000। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके क्या लिखूंगा? ऐड करूंगा प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर। करेक्ट है? इज दैट ओके? एग्री करते हो इस बात से? नहीं करते? ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास ये पहले से डिसाइड होता, ये 31 मार्च 2023 था, 31 मार्च 2024 था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और कितने का? 1 लाख और 50,000। तो बताइए क्या होता? अब बताओ क्या होता? तो ये प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, और वहां प्रीमियम रिडम्पशन कितने से कम हो रहा है? 50 से।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में तो जाएगा ही नहीं। आउटफ्लो तो कहलाएगा ना, पैसा तो ज्यादा दे ही रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने डिबेंचर इशू करे थे, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट बनाया होगा, और प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट आपके पास बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो अगर प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर था वो तो उसी साल राइट ऑफ हो गया होगा। इस साल तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। अबे पूरा तो करने दे बात को। इज दैट क्लियर? इस डिबेंचर वाले चैप्टर पे जाइए। बैंक डेबिट टू अलॉट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, टू लॉस ऑन इशू, टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम। आया। फिर अगली एंट्री उसी साल क्या करते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू लॉस, लॉस राइट ऑफ हो गया, बचा प्रीमियम, वो बैलेंस शीट के अंदर आ गया। आ गया। इस साल आप रिडम्पशन कर रहे हो, तो आपने क्या कर दिया? प्रीमियम वो और जो प्रीफरेंस शेयर थे वो दोनों को अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बना दिया, और इस साल राइट ऑफ कर दिया। तो फाइनेंसिंग क्या बन गया? आउटफ्लो हो गया ना आपका ये। अदर करंट लायबिलिटी है, लेकिन क्या थी? उस तरह की कैटेगरी की थी, इक्विटी की कैटेगरी की थी, इसलिए उसे करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाया। 50,000 सिर्फ आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसको टच नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को क्यों नहीं टच करेंगे? क्योंकि प्रीमियम रिडम्पशन है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो उस साल टच हो गया होगा ना जिस साल हमने डिबेंचर इशू करे थे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे। ठीक है। लेकिन जब ये नहीं दे रखी होती फिगर, ये वाली फिगर यहाँ पर नहीं दे रखी होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 50,000 है वर्सेस लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि आपने कहाँ से पूरा करा होगा? प्रॉफिट से। इसीलिए प्रॉफिट के अंदर उसे ऐड बैक करते हैं। ठीक है। अब जरा अब देखिए। हाँ। हाँ, वो भी दिखाऊंगा मैं, रुक जाओ, पहले एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हैं दोबारा से। अब पहले कंसेप्ट पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ, आइए देखते हैं। व्हाट इज रिटर्न हियर? Premium on redemption of preference shares, if decided at the time of issue of preference shares or debentures, will be appearing in the balance sheet. समझ पा रहे हैं? अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये इशू के टाइम पे लॉस राइट ऑफ हो चुका है, लॉस का कुछ नहीं करना आपने, है ना? तो रिडम्पशन के टाइम पे लॉस नहीं होगा। रिडम्पशन के टाइम पे मेरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी बस। लॉस वॉस कुछ नहीं है। हाँ, वही हो गया उसी तरह का, ये प्लान्ड है। ये प्लान्ड है। छोटे बच्चे आवाज नहीं। दिस इज प्लान्ड। हाँ, इसको तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रीमियम रिडम्पशन से क्या लेना देना अभी? इसको देखिए ना पहले कंसेप्ट को। So it is already accounted for. Hence, in the year of redemption, only it is an outflow of financing activity. This is fine with everybody. Number two, if premium or redemption of preference share of debenture is not decided at the time of issue, okay, it was accounted in the year of issue and it will not be appearing in the balance sheet. ठीक है जी। if premium or redemption of preference share was not decided at the time of issue, तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा आपका। वो तो इस साल डिसाइड करो ना प्रीमियम ज्यादा देना है। तो क्या होगा? इन सच ए कंडीशन, it will be just given as additional information, and in the year of redemption it might be provided out of profit and loss or out of securities premium, दो कंडीशन बनेगी। if provided out of securities premium, इसका मतलब बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू घटेगी। घटती हुई दिखेगी ना आपको? यहाँ तो नहीं दिख रही घटती हुई वैल्यू। तो तब आपके बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? प्रीमियम 5 लाख का, 1 लाख रुपए का प्रीमियम रिडम्शन है, तो 4 लाख दिख जाएगा प्रीमियम घट के। तब क्या दिखेगा आपका वो? देन प्रीमियम विल बी शोन एज अ डिडक्शन, रिड्यूस वैल्यू पे दिखेगा। तो तो क्या होने वाला है? इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, नो ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डिक्रीजिंग एंड इट विल बी एन आउटफ्लो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली। आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, प्रीमियम पे रिडम्शन का कुछ नहीं करना। प्रीमियम तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। भाई मुझे पहले पूरा बोलने दिया कर। मैंने नहीं बोला, अभी दूसरा पार्ट भी है। बट इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तब ना तो प्रीमियम और रिडम्शन दिख रहा होगा, ना प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा होगा। तो क्या होगा? देन इट विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड विल बी एन आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तब ये दो जगह कब जाएगा? जब ये अनप्लान्ड है। दो जगह कब जाएगा? जब करंट ईयर में आपने डिसाइड करा कि चलो भाई प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, तब दो जगह एडजस्टमेंट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक। अब बोलो क्या बोलना है। प्रीमियम की वैल्यू घट रही होगी भाई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बुक खोलो एक बार। आई जस्ट शो यू। अब दिखा रहा हूँ। देखिए खोलिए। बुक खोलो जरा फटाफट से। आपकी बुक में दिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कहाँ पर दिखता है। जस्ट वेट।
इलस्ट्रेशन 55 देखिए जरा ध्यान से। क्या आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वैसे करी जैसे मैंने बताया था? स्केलेटन बनाया, एडजस्टमेंट्स लिखी, फिर वैल्यू डाली, करी ऐसी प्रैक्टिस है नहीं करी? ये सब स्वाहा है। चलो छोड़ दो यार, कोई बात नहीं। पेज नंबर 4.73 में, इलस्ट्रेशन 55 में, एक बार आप पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी पर नजर डालेंगे। शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 है, देख लिया? देख। फिर आप नीचे आए नोट अकाउंट में, तो लिख रहा है इक्विटी शेयर और दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिख रहा है? और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 1 लाख हो गया, यानी कि रिडम्पशन हो रहा है। रिडम्पशन हो रहा है, दिख रहा है आपको? इज इट ओके? फिर अदर करंट लायबिलिटी में आप आए, और क्या दिख रहा है? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10 से 5 बार हो गया। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है। क्या मतलब इसका? इश्यू के टाइम पे ही, इश्यू के टाइम पे प्लान्ड है ये। इट इज प्लान्ड। एग्रीड? छोटे बच्चों आवाज नहीं करिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब आपने प्लान करके चले थे। ठीक है जी? यानी कि जो लॉस था वो इशू के ईयर में राइट ऑफ हो गया होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ होगा ना, प्रेफरेंस शेयर हुआ होगा। अब कह रहे प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। 1 लाख का 5% 5,000 होता है। प्रीमियम और रिडम्पशन कितने से डिक्रीज हो रहा है? 5,000 से हो रहा है। तो ऑपरेटिंग में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में कहीं नहीं जाना है इसको। कहाँ जाना है? सिर्फ फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर 5,000। टोटल आउटफ्लो कितने का? 1,05,000 का। सीधा सोल्यूशन। पन्ना पलटी। हाँ, क्या बोल रहे हो? प्रीमियम पेड ऑन प्रेफरेंस और रिडम्पशन शेयर कितना? 5,000। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने का दिख रहा है? 1 लाख रुपए का। दिस इज फाइन। ठीक है? बोली हाँ है ना, कोई दिक्कत है? बोलो क्या है? ना पहले पहले प्लीज मान नहीं, पहले इसको समझो, पहले इस मेथड को समझो क्या हुआ। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ओके। कहीं हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहीं डाल के देखा तो नहीं डाला? अच्छा, और अभी अभी रुक जाओ, एक और चीज। अब आप देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना दिख रहा है? 0 से 5,000 बढ़ गया। कैन यू सी इन दिस क्वेश्चन? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 0 था, अब कितना हो गया? 5,000 हो गया। और आपने देखा इक्विटी प्रेफरेंस में से इशू तो सिर्फ इक्विटी शेयर हो रहे हैं। डिवेंचर देखिए आपके, डिवेंचर भी इशू हो रहे हैं। डिवेंचर भी तो इशू हो रहे हैं ना? ठीक है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? और नीचे एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा है फ्रेश इक्विटी शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। लिखा है? डिवेंचर पे तो लिखा नहीं। अगर मेरे पास कोई क्लू ना होता तो मैं मानता कि शायद प्रीमियम जो है शेयर पे आया होगा या डिवेंचर पे आया होगा, लेकिन हमारे पास क्लू है। अब मुझे बताइए कि शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 50,000 बढ़ रही है। 50,000 का 10% कितना हो? 5,000। 5,000 आपका इंक्रीज दिख रहा है। तो जब आप लिखेंगे क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 50,000। प्लस कर देंगे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 5,000। ये ट्रीटमेंट भी खत्म हुआ। दिस इज डन। अच्छा, अब बारी आई आपके पास क्या? डिविडेंड ऑन 12% प्रपोज कर दिया प्रेफरेंस शेयर में। 31 मार्च 2023 को 1 लाख है। अच्छा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर तो दे ही रखा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वरना हमें कैलकुलेट करनी पड़ती। तो जो पिछले साल वाला होगा 2 लाख, उसे कंसिडर करेंगे। इस साल वाले को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि पिछले साल वाला क्या है? प्रपोज वो पेड माना जाएगा। इस साल वाले की कंटीजेंट लायबिलिटी तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। दिस इज फाइन। ये भी हुआ ट्रीटमेंट। अच्छा रुक जाइए अभी। इंटरिम डिविडेंड 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 जनवरी। आइए मजेदार चीज ये है, इसको इस इलस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अब जरा देखिए, इंटरिम डिविडेंड जो है वो आपने 31 जनवरी को देना है। और सुनो, नए इक्विटी शेयर कब इशू हुए हैं? मार्च 2023 को। कब हुए हैं? 31 मार्च 2023 को। तो बताइए, डिविडेंड इंटरिम जो है इक्विटी शेयर पे वो कौन सी रेट को दिया जाएगा, कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा? देखो, ये कह रहे हैं कि डिविडेंड हमने क्या पे किया? 31 जनवरी को पे किया। 31 जनवरी को आपके पास इक्विटी शेयर हाथ में कितने थे? 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट? 15% कितना बनता है? 45,000। ऊपर इंटरिम डिविडेंड 45,000 क्या करा? प्लस किया। नीचे इंटरिम डिविडेंड 45,000 माइनस किया। इज दैट ओके? पेज नंबर 4.73, पेज नंबर 4.74 की बात मैं कर रहा हूँ। दिख रहा वैल्यू माइनस हो रही है। ठीक है? इंटरिम डिविडेंड कैसे निकला? ठीक है? अच्छा, अगर मुझसे कहता वो क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, हालांकि इसने प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अगर छोड़ दो,
सिर्फ ये कहता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ऑन, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज, वही बार, इज पेड ऑन, मैं बोलता हूँ कि 1 जनवरी 2023 का, तब क्या करते? तब क्या करते? प्रेफरेंस डिविडेंड वाज टू बी पेड ऑन 1 जनवरी 2023, और प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीम कब हुआ? 31 दिसंबर को। देखो जरा क्या लिखा, प्रेफरेंस डिविडेंड कब, प्रेफरेंस डिविडेंड कब रिडीम हुए? 31 दिसंबर को ना। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, पहले रुक जाओ, पहले पहले उसको पढ़ लीजिए, लिखा है। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आपकी, कहाँ गया क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ, 2 लाख से 1 लाख कब हुआ? 31 दिसंबर को हुआ। और आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया कब? जनवरी को। तो जनवरी तक वैल्यू कितनी थी? यार 31 दिसंबर को प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, प्रीमियम पे रिडीम हो गए, और डिविडेंड दे रहे हो आप कब? 1 जनवरी 2023 को। तो डिविडेंड कौन सी वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की दिया जाएगा? 1 लाख पे। यहाँ डिबेंचर की तरह ऐसा नहीं चलेगा कि अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 महीने का कैलकुलेट करेंगे, और उससे आगे 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, सोचना। याद है मैंने शुरू शुरू में क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, किया था डिस्कस, कि डिबेंचर अगर होता तो हम क्या करते? अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 12%, 9 महीने का कैलकुलेट करते, और उसके बाद वाली वैल्यू पे 3 महीने का कैलकुलेट करते। लेकिन डिविडेंड देते समय ऐसा नहीं करते। डिविडेंड तो किस पे दिया जाता है? जितने शेयर आपके पास हाथ में उस डेट को, जिस डेट पे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। इज इट ओके? प्रेफरेंस शेयर पे ये काम नहीं करना कभी भी कि 9 महीने का अलग निकाला, 3 महीने का अलग निकाला। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अब आप देखिए, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखा रहा हूँ। देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जस्ट होल्ड करना। आई होप आप दोनों के पास बुक होगी, अंजनी और लक्ष्य। अच्छा, एक और बात सुनिए। सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 55। नीचे लिखा प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2022 एज अ प्रीमियम 5%, ये लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में चलिए क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड प्रपोज ऑन प्रेफरेंस शेयर ऑन 31 मार्च 23 ऑन 31 मार्च 22। सपोज अमाउंट ना दे रखा होता तो कितना होता कैलकुलेट? इसी इलस्ट्रेशन पर, ठीक है, जब आप एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, डिविडेंड 12% वॉज प्रपोज ऑन प्रेफरेंस शेयर ऑन द 31 मार्च 23 और ऑन 31 मार्च 2022। यहाँ तो अमाउंट कैलकुलेटेड है ना आपके पास। अगर ये अमाउंट कैलकुलेटेड ना होता तो आप क्या कैलकुलेशन करते, बताइए? प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग डिविडेंड और क्लोजिंग डिविडेंड बताइए कितना आता, बताइए कितना आता? अमाउंट बैलेंस शीट में दे रखे हैं भाई। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कब हुए? 31 दिसंबर 22 को। ये प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी दिख रही है? प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू दिख रही है ओपनिंग 2 लाख और घटी हुई वैल्यू 1 लाख। अब मुझे 12% प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करके बताइए कितना होता। ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 2 लाख। ठीक है जी, ठीक है, ओपनिंग वैल्यू 2 लाख है, और 31 मार्च 2022 को वैल्यू कितनी है? 2 लाख, है ना? तो 2 लाख का 12% कितना होता है? 24 हजार। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 24 हजार। और इस साल वैल्यू कितनी है 31 मार्च को? 1 लाख, क्योंकि 31 दिसंबर को रिडीम हो गए। 1 लाख का 12% कितना होता है? 12 हजार। 24 और 12 कहानी बनती। ठीक है, यहाँ टाइम पीरियड से डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होता। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यही चीज डिबेंचर में होती तो क्या करता? टाइम पीरियड को लेके चलता। ये मेरा पार्ट आपको बताना था। इंटरिम डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड, ये टाइम पीरियड से कंसिडर नहीं होता। ये जिस दिन आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस दिन आपके पास डिबेंचर कितने, उस पर डिपेंड करता है। बोलना। बाकी का 5,000 तो आपने नहीं, अनप्लान तो फिर तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत हो गई ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आधा प्लान्ड है आधा अनप्लान्ड है। सीए थोड़ी कर रहे हो तुम लोग यार, वही बोल रहा हूँ तुमसे। ट्वेल्थ का बच्चे का जो पेपर बनेगा वो ट्वेल्थ के बच्चों का लेवल को ध्यान में रख के तो बनेगा। मेरा पेपर कुछ नहीं है, मैं कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। ठीक है, जितने भी टिपिकल पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करे, प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड जो कि तंग करने वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनके पहले इलस्ट्रेशंस करिए सारे के सारे, बड़े वाले इलस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरा एक कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा।
मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा, कौन से वाले? ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के और फाइनेंसिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस। देन दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है। एक इलस्ट्रेशन आप घर से जरूर से करेंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैश फ्लो वाली। हालांकि अब छोटे बच्चों की तरह बोलना नहीं चाहिए कि तुम ये करो वो करो, बट यू शुड बी एंथुजियास्टिक फ्रॉम इनसाइड कि भाई हाँ, हमें करना ही करना है। ये देखिए इलस्ट्रेशन आपके पास आ रखी है, और ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं बताया, एवरीथिंग इज देयर। इलस्ट्रेशन 61 है, 2023 के पेपर में आई थी। पूरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आपसे सिर्फ 5 आइटम बनवा रखे हैं कि भाई इलस्ट्रेशन नंबर 61, इलस्ट्रेशन 61 में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग कैलकुलेट करो, इन्वेस्टिंग। पूरा कैलकुलेट नहीं बनाना, सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है, ऐसा वाला। तो इलस्ट्रेशंस आपको करनी है पहले, एंड देन यू हैव टू मूव टू द एक्सरसाइज वाला पार्ट। मेरा काम रहेगा इसका कंक्लूडिंग। नेक्स्ट क्लास में आई टेक व्हाट, आई टेक छोटे छोटे क्वेश्चंस, इशू शेयर्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस। कौन से वाले? फाइनेंसिंग के, इन्वेस्टिंग के और ऑपरेटिंग वाले। तब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे नाउ।